दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी 2024 विधेयक पेश किया गया। CAR-T सेल थेरेपी NextCar-19 के व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी के बाद कैंसर का इलाज किया गया। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कई खाद्य संरक्षा और मानक विनियमों में संशोधन को मंजूरी दी। वैज्ञानिकों ने हिंदू कुश हिमालय को एक लुप्तप्राय जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया है। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखों की एक फैक्ट्री में विस्फोट और भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हुई। पेट्रोनेट LNG और कतर एनर्जी ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे को 2028 से आगे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज की पहली मुख्य खबर के बारे में। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी 2024 विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक के अधिनियम बन जाने पर उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। 1961 में अपनी स्वतंत्रता के बाद गोवा ने पुर्तगाली नागरिक संहिता को बरकरार रखा था। इस प्रकार ये सभी धर्मों के लिए यूसीसी को अपनाने वाला एकमात्र राज्य बन गया था। उत्तराखंड के यूसीसी विधेयक के बारे में बात करें तो इसका पहला मुख्य बिंदु है संवैधानिक शासनादेश। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर राज्य का अर्थ सरकार से है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकार। इस विधेयक का उद्देश्य ये है कि ये उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत पर एक समान कानून का प्रस्ताव करता है, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। यूसीसी विधेयक के प्रावधान जनजातीय समुदायों पर लागू नहीं होंगे। इस विधेयक में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं और साथ ही ये विधेयक जीवित पति या पत्नी होने के बावजूद दूसरा विवाह करने पर रोक लगाता है। अब समझते हैं कि आखिर यूसीसी की आवश्यकता क्यों है। इसका पहला कारण है समानता सुनिश्चित करना। वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदाय अलग अलग पर्सनल लॉज द्वारा शासित होते हैं। दूसरा कारण है महिलाओं के साथ न्याय। समुदायों के पर्सनल लॉ धर्म और प्रथा पर आधारित है, जो आमतौर पर पुरुषों के पक्ष में होते हैं। यूसीसी लागू होने से लैंगिक आधार पर न्याय सुनिश्चित होने की अपेक्षा की जा सकती है। चौथा कारण है राष्ट्रीय एकता। यूसीसी धर्म को सामाजिक संबंधों और पर्सनल लॉ से अलग करेगा। इससे समाज में समानता और सद्भाव सुनिश्चित हो सकेगा। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1985 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही फैसला सुनाया था। खबर के आखिर में उन चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं जो यूसीसी को अपनाने में अड़चन पैदा कर रही है। बहुलता और विविधता। अलग अलग धर्मों की विशाल विविधता पूर्ण प्रथाएं यूसीसी पर आम सहमति बनाने में कठिनाई पैदा करती हैं। 2018 में भारत के विधि आयोग ने सलाह दी थी कि देश में यूसीसी को लागू करना इस समय ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। अगली मुख्य चुनौती है अल्पसंख्यकों की चिंताएं। उन्हें उनकी पहचान खोने और हाशिए पर धकेले जाने की आशंका है। भारत में सिविल कानूनों में कानूनी बहुलवाद का समावेशन है। इसका अर्थ है कि भारतीय समाज को विनियमित करने के लिए एक से अधिक कानूनों को लागू किया गया है। तीसरी मुख्य चुनौती है भारतीय पंथ निरपेक्षता। यह धर्म और लोगों की विविधता पर आधारित है। अब बढ़ते हैं दूसरी मुख्य खबर की तरफ। CAR-T सेल थेरेपी NextCar-19 के व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी के बाद कैंसर का इलाज किया गया। कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर्स T सेल यानी CAR-T सेल थेरेपी NextCar-19 के व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी के बाद भारत में पहली बार एक मरीज को कैंसर कोशिकाओं से मुक्त घोषित किया गया। NextCar-19 भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी है। इसे इम्यूनो एडॉप्टिव सेल थेरेपी कंपनी ने विकसित किया है। यह कंपनी IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से स्थापित की गई है। NextCar-19 को साल 2023 में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मार्केट ऑथराइजेशन यानी व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी दी थी। CAR-T सेल थेरेपी सेलुलर इम्यूनोथेरेपी इलाज का एक नया प्रकार है।
इसमें उपचार के लिए टी कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। इस उपचार विधि में टी कोशिकाओं को प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद ये परिवर्तित कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट कर देती हैं। टी सेल्स प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये संक्रमण पैदा करने वाले रोगजनकों जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी तथा कैंसर कोशिकाओं जैसी हानिकारक कोशिकाओं को पहचान कर उन पर हमला करती हैं। कैंसर की एडवांस्ड स्टेज में कैंसर कोशिकाएं टी कोशिकाओं को निष्क्रिय कर सकती हैं या स्वयं को इस स्तर तक संशोधित कर सकती हैं कि टी कोशिकाएं उन्हें पहचान नहीं पाएं। इस उपचार विधि में टी कोशिकाओं को रोगी के रक्त से लिया जाता है। फिर प्रयोगशाला में टी कोशिकाओं में आनुवंशिक संशोधन के जरिए कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर्स CAR को प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद ये कोशिकाएं CAR-T कोशिकाएं उत्पन्न करने लगती हैं। CAR-T कोशिकाओं को फिर रोगी के शरीर में वापस प्रवेश करा दिया जाता है। CAR एक तरह के प्रोटीन होते हैं। ये टी कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं पर मौजूद एक विशिष्ट प्रोटीन या एंटीजन को पहचान कर उनसे जुड़ने में मदद करते हैं। CAR-T सेल थेरेपी का क्या महत्व है, चलिए इस बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा जैसे कैंसर के मामले में ये उपचार विधि बहुत प्रभावी है। इससे कैंसर के उपचार में कम समय लगता है और रोगी अधिक तेजी से ठीक होता है। कीमोथेरेपी के विपरीत CAR-T को किसी रोगी के शरीर में केवल एक बार प्रवेश कराया जाता है। कीमोथेरेपी या अन्य इम्यूनोथेरेपी प्रभावी नहीं होने की स्थिति में ये उपयोगी साबित हो सकती है। CAR-T कोशिकाओं को लिविंग ड्रग्स भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टी कोशिकाएं शरीर में लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। साथ ही ये लंबे समय तक कैंसर कोशिकाओं को पहचान सकती हैं तथा उन पर हमला कर सकती हैं। अब समझते हैं कि आखिर CAR-T सेल थेरेपी कैसे कार्य करती है। मरीज की टी सेल्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं प्राप्त करने हेतु उसके शरीर से कुछ मात्रा में रक्त निकाला जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं। प्रयोगशाला में टी कोशिकाओं में आनुवंशिक संशोधन के जरिए कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर्स CAR को प्रवेश कराया जाता है। आनुवांशिक रूप से संशोधित CAR-T कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं को पहचानने में सक्षम हो जाती हैं तथा वे कैंसर कोशिकाओं से चिपककर उन्हें नष्ट करने हेतु सक्रिय होने की क्षमता विकसित कर लेती हैं। CAR-T कोशिकाओं की संख्या को प्रयोगशाला में कई गुना बढ़ाकर लाखों में कर दिया जाता है और उन्हें रोगी के शरीर में प्रवेश कराया जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं से लड़ सकें। चलिए अब रुख करते हैं तीसरी मुख्य खबर की ओर। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कई खाद्य संरक्षा और मानक विनियमों में संशोधन को मंजूरी दी। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक राष्ट्र एक कमोडिटी एक विनियामक के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कुछ संशोधनों को मंजूरी दी है। चलिए सबसे पहले इन संशोधनों पर एक नजर डालते हैं। इसके अनुसार खाद्य उत्पादों के लिए केवल FSSAI का प्रमाणीकरण अनिवार्य बनाया गया है। अब खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS या एगमार्क प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में कुछ खाद्य उत्पादों के लिए BIS प्रमाणीकरण अनिवार्य है, जैसे कि शिशुओं के लिए फॉर्मूला उत्पाद जैसे कि फॉर्मूला मिल्क, पैक्ड पेयजल, मिल्क पाउडर आदि। वहीं मिश्रित खाद्य, वनस्पति तेल और फैट स्प्रेड्स जैसे कुछ उत्पादों के लिए एगमार्क अनिवार्य है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों के लिए पहले एक व्यापक मैनुअल भी जारी किया था। इसमें उन तरीकों का विश्लेषण किया गया है जिससे खाद्य उत्पादों के लिए विनियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही अल्कोहल युक्त रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों के मानक और मिल्क फैट के उत्पादों के मानकों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। खबर की बेहतर समझ के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके मुख्य कार्यों की बात करें तो खाद्य उत्पादों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना, खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना इसके अन्य मुख्य कार्य हैं। खबर के आखिर में अब एक नजर डालते हैं भारत में खाद्य संरक्षा और मानक नियमों के ऊपर।
सबसे पहले बात करते हैं खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की। ये खाद्य संरक्षा पर एक व्यापक कानून है। इसके तहत FSSAI को खाद्य संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। खाद्य संरक्षा और मानक विनियम 2011, इसमें पैकेज्ड फूड, मंजूरी प्राप्त फूड एडिटिव्स, माइक्रोबायोलॉजिकल घटकों आदि के लिए लेबलिंग संबंधी आवश्यकताओं व मानकों को शामिल किया गया है। FSSAI के अलग अलग खाद्य संरक्षा मानक, ये मानक वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल्स द्वारा विकसित किए गए हैं। ये समिति और पैनल्स खाद्य संरक्षा मानकों के विकास के लिए FSSAI की प्रमुख शाखाएं हैं। अब रुख करते हैं चौथी मुख्य खबर की ओर। वैज्ञानिकों ने हिंदू कुश हिमालय को एक लुप्तप्राय जीवमंडल क्षेत्र यानी बायोस्फीयर घोषित किया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी ICIMOD के शोधकर्ताओं ने हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में प्रकृति और पर्यावरण के नुकसान की गति व पैमाने को विनाशकारी बताया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के बारे में। ये क्षेत्र पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक लगभग 3500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर यहाँ सबसे बड़े हिम भंडार पाए जाते हैं। ये गंगा सहित 10 प्रमुख नदियों को जलापूर्ति करता है और साथ ही इसे महान हिमालयी क्षेत्र या दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है। इस ओर प्रकट की गई चिंताओं पर भी एक नजर डालते हैं। एशियाई विकास बैंक की माने तो वैश्विक औसत की तुलना में हिंदू कुश क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। यदि वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो भूटान और नेपाल के 75% ग्लेशियर इस सदी के अंत तक पिघलकर समाप्त हो सकते हैं। पिछली सदी में यहाँ की 70% मूल जैव विविधता नष्ट हो गई थी। अब समझते हैं इस क्षेत्र के महत्व के बारे में। ये वैश्विक जलवायु तंत्र को विनियमित करता है। ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर। इसमें परमाफ्रॉस्ट और हिमनद झीलों सहित क्रायोस्फीयर के घटक शामिल है और साथ ही ये कई बिलियन लोगों की आजीविका में सहायक है। खबर के आखिर में हिंदू कुश क्षेत्र के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें कौन सी हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। ICIMOD हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र को जलवायु आघात सहनीय बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ICIMOD एक अंतर सरकारी संस्थान है। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। ICIMOD के क्षेत्रीय सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट हिंदू कुश हिमालय निगरानी और आकलन कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के एक भाग के रूप में भारत ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया है। अब बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखों की एक फैक्ट्री में विस्फोट और भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई। पटाखों की फैक्ट्री में आग लगने की इस घटना ने भारत में उद्योगों द्वारा औद्योगिक अग्नि सुरक्षा विनियमों को लागू करने से जुड़ी चिंताओं को फिर से उजागर किया है। खबर की बेहतर समझ के लिए भारत में मौजूद औद्योगिक अग्नि सुरक्षा विनियम के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता औद्योगिक संरचनाओं सहित भवनों यानी बिल्डिंग में अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। ये भवनों में अग्नि प्रतिरोधी उपकरण, फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम, बचने के साधन, अग्निशमन उपकरण आदि की आवश्यकताओं का प्रावधान करती है। राज्यों के लिए अग्नि और आपातकालीन सेवाओं के रखरखाव हेतु प्रावधान के लिए एक आदर्श विधेयक 2019 बनाया गया है। ये अग्नि और आपातकालीन सेवाओं के रखरखाव के लिए एक मॉडल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। अग्निशमन सेवा राज्य सूची का एक विषय है। इसे संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के कार्य के रूप में शामिल किया गया है। उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020 के तहत अग्नि की रोकथाम व सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु फैक्ट्री के मालिकों के लिए दायित्व निर्धारित किए गए हैं। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन यानी PESO दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विस्फोटक अधिनियम 1984 तथा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है।
PESO विस्फोटकों, पेट्रोलियम, ज्वलनशील और गैर ज्वलनशील संपीड़ित गैसों तथा अन्य खतरनाक पदार्थों के विनिर्माण, भंडारित करने, उपयोग करने, बिक्री, आयात, निर्यात, परिवहन व रखरखाव में सुरक्षा की निगरानी करता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले अग्नि सुरक्षा उपकरणों और प्रणालियों के लिए विशिष्ट मानक भी निर्धारित किए हैं। अब समझते हैं औद्योगिक अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में। पहला कारण है संरचना के स्तर पर कमियां, जैसे कि जीर्ण शीर्ण इमारतें, अग्निशामक उपकरणों और रोकथाम प्रणालियों का पर्याप्त नहीं होना या काम नहीं करना आदि। बिजली प्रणालियों में खामियां, जैसे दोषपूर्ण वायरिंग, ओवरलोडेड सर्किट, विद्युत उपकरणों में विफलता, शॉर्ट सर्किट आदि। रासायनिक पदार्थों के भंडारण और प्रबंधन से जुड़े खतरे, रसायनों को अलग अलग रखने से संबंधित नियमों का पालन नहीं करना, विस्फोटक सामग्री का सही से प्रबंधन नहीं करना, वेंटिलेशन नहीं होना आदि। और कर्मचारियों से गलतियां हो जाना, बिजली के उपकरणों की ओवरचार्जिंग जैसी लापरवाही, सामग्रियों के प्रबंधन की जानकारी की कमी, ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग में लापरवाही आदि। अब रुख करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। पेट्रोनेट LNG और कतर एनर्जी ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG आपूर्ति सौदे को 2028 से आगे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन हो रहा है। इस दौरान भारत और कतर के बीच LNG आपूर्ति के लिए नया समझौता संपन्न हुआ है। ये समझौता साल 2028 से शुरू होकर अगले 20 वर्षों यानी 2048 तक लागू रहेगा। इस तरह LNG आपूर्ति के मौजूदा दीर्घकालिक समझौते का विस्तार किया गया है। इस समझौते पर 1999 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में साल 2028 तक LNG आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी। नए समझौते के तहत 2028 से 2048 तक भारत को प्रति वर्ष 7.5 मिलियन मीट्रिक टन LNG की आपूर्ति की जाएगी। भारतीय कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात से भी LNG आयात के लिए निश्चित अवधि वाले समझौते किए हैं। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और इस समझौते के महत्व को समझते हैं। इससे साल 2030 तक देश के एनर्जी मिक्स में गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% की जा सकेगी। इससे एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों को पुनर्गैसीकृत LNG की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इन क्षेत्रों में उर्वरक, शहरी गैस वितरण, रिफाइनरियां, बिजली उत्पादन आदि शामिल हैं। पुनर्गैसीकरण यानी रीगैसिफिकेशन से आशय LNG को वापस प्राकृतिक गैस में बदलने से है। इससे आयात बिल कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक गैस कच्चे तेल की तुलना में सस्ता और स्वच्छ ईंधन है। इस प्रकार ये आयातित कच्चे तेल का अधिक किफायती विकल्प है। LNG एक स्वच्छ, रंगहीन व गैर विषाक्त तरल है। जब प्राकृतिक गैस को शिपिंग और भंडारण के लिए लगभग -260 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तरल अवस्था में ठंडा किया जाता है, तब वह LNG में बदल जाती है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में। देश में दाहेज, गुजरात में स्थित हजीरा और मुंद्रा, धाबोल, कोच्चि तथा एन्नौर में LNG टर्मिनल्स हैं। देश भर में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वन नेशन वन गैस ग्रिड परियोजना आरंभ की गई है और साथ ही गैस फॉर इंडिया अभियान भी चलाया जा रहा है। खबर के आखिर में पेट्रोनेट LNG लिमिटेड कंपनी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाली विश्व स्तरीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में से एक है। ये तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है सूरीनाम। इस देश की राजधानी है पैरामेरिबो। रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के राष्ट्रपति से भेंट की। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर अवस्थित है। इस देश की सीमाएं उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में फ्रेंच गुयाना, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में गुयाना से लगती है। अब बात करते हैं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। सूरीनाम के दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं।
इसकी अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों की व्यापक आपूर्ति पर निर्भर है। इन संसाधनों में बॉक्साइट की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस देश की प्रमुख नदियां हैं मैरोनी, कोरेंटाइन, कोप्पेनेम, सूरीनाम नदी आदि, और इस देश की सबसे ऊंची चोटी है जूलियाना टॉप। बुलेटिन के आखिर में अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने 24वीं प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कॉरिडोर कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में कई सड़क उन्नयन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने रियायती दर पर भारत चावल ब्रांड लॉन्च किया। पहले चरण में इसे 3 केंद्रीय सहकारी एजेंसियों जैसे कि केंद्रीय भंडार, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचा जाएगा। हाल ही में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम के उपबंध लागू किए गए हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम ने विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को निरस्त किया है। राज्यसभा ने राज्यों में SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए विधेयक पारित किए। मध्य अफ्रीकी देश कैमरून ने नागोया प्रोटोकॉल अपनाया है। ये प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के उचित व न्यायसंगत तरीके से साझाकरण पर केंद्रित है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में प्रस्तावित 6 लेन वाले एलिवेटेड राजमार्ग के निर्माण का विरोध किया है। उनके अनुसार इस राजमार्ग से उद्यान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत की डेविस कप टीम ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड ग्रुप 1 में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। 60 वर्षों में यह पहली बार था जब कोई भारतीय टेनिस टीम डेविस कप स्पर्धा के लिए पाकिस्तान गई थी। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।